Hello everyone. So in today's class, we are going to discuss few questions on quadratic equations, which are based on the problems of roots and the relation between roots, and also we'll try to understand how to find out minimum value of a quadratic expression, right? Apart from various questions which are also given in NCERT. So be with us, and we will be discussing many questions. So whenever we have a question on the screen, so you can try to solve it yourself, and then you can check your answer after a while, right? So let us begin with the questions. In quadratic equations, let us begin with the example of completing the square. Completing the square method. तो उस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दैट क्वेश्चन कि हम ये मेथड कैसे यूज कर सकते हैं. 2x square minus 5x plus 3 equals 0, and we'll solve this equation. We'll find out the roots of this equation using the method completing the square. ठीक है, ठीक है उद्यान, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर. ठीक है. अब देखो, इसी के बेसिस पे विल ट्राई टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन. ठीक है, बिल्कुल इसी कंसेप्ट के ऊपर, लेकिन ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन थोड़ा अलग है. ठीक है, तो वो हम क्वेश्चन लिखने की कोशिश करते हैं. अब इसको कैसे सोचेंगे बताओ. मिनिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की हम कैसे निकाल पाएंगे. उद्यान ने ऐसे क्वेश्चन किए थे ना हमने पहले. यस सर, करे थे. तो कुछ हिंट दो हमको. देखो, यूजिंग दी कंप्लीटिंग द स्क्वायर, हमारे पास जो आया था हम उसको लिख लेते हैं. ठीक है, अब देखते हैं कि लास्ट वाले क्वेश्चन से हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं. ठीक है जी. अब देखो, यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिया था. ठीक है, तो वी कैन टेक 2 कॉमन. तो हमारे पास जो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2. दिस वॉज लेफ्ट. और उसके बाद हमने इसको वी completed this, we converted this into by completing a square, and we can write this as 2 यहाँ रहेगा ही x minus 5/4 whole square minus 1/16. ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है. अब जब x minus 5/4 minus 1/16 equal 0 आ चुका है, तो 0 नहीं है यहाँ पे, देयर इज नो इक्वेशन इन्वॉल्व, यहाँ पे सिर्फ एक एक्सप्रेशन है. तो अब इसकी मिनिमम वैल्यू हमको निकालनी है. वी हैव टू फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. और हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 2 into x minus 5/4 का होल स्क्वायर minus 1/8. ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, इसकी सबसे कम वैल्यू कितनी होगी. अब थोड़ा सा सोचो इस एक्सप्रेशन को देख के एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि इसकी मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं. टू अंडरस्टैंड दिस, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, उसे थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि अगर हमको ये चीज़ दी हुई है, लेट अस से वी आर गिवन a स्क्वायर प्लस, या a स्क्वायर ना लेके लेट अस से x स्क्वायर प्लस 1. अगर इसकी हमको मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो हम देखो एक चीज़ पे फोकस कर सकते हैं यहाँ पे कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी. 1 तो 1 ही रहेगा, 1 में कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है, लेकिन एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, या 0 हो सकता है. तो सबसे कम वैल्यू जो एक्स स्क्वायर की हो सकती है, दैट कैन बी 0. अब 1 को तो हम मिनिमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि 1 तो 1 ही रहेगा, 1 को कम करके हम हाफ तो नहीं कर पाएंगे.
ठीक है, 1 तो 1 ही रहेगा, 1 इज कांस्टेंट। जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं दैट इज द वेरिएबल पार्ट जो कि एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और इसकी जो सबसे कम वैल्यू है, नेगेटिव भी कभी नहीं हो सकता है, तो सबसे छोटी वैल्यू जो इसकी हो सकती है दैट कैन बी 0। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0 प्लस 1, इसका मतलब 1। तो इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो सिमिलर सिचुएशन इज हेयर, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखो, ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज द वेरिएबल पार्ट जो कि यहाँ एक्स स्क्वायर था, एंड दिस इज कांस्टेंट पार्ट जो यहाँ पे 1 था। तो यू कैन नॉट चेंज -1/8, -1/8 इज कांस्टेंट। द ओनली थिंग दैट यू कैन चेंज इज दिस। अभी भी क्या है, पॉजिटिव, x - 5 होल स्क्वायर, ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सबसे कम ये क्या हो सकता है, दिस कैन बी 0, दिस कैन नॉट बी लेस देन 0, कैन नेवर बी लेस देन 0, राइट। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस एक्सप्रेशन की बात करें, दिस एंटायर एक्सप्रेशन, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस पार्ट शुड बी 0, क्योंकि 0 से कम नहीं हो सकता है। तो सबसे कम वैल्यू इसकी हमने क्या ले ली, 0। तो यहाँ पे बिल्कुल सही, तो 0 हो जाएगा। -1/8 इज एज इट इज, राइट। So we can write down here as -1/8 is the minimum value of this required expression. तो देखो यहाँ से हमें एक चीज सीखने को मिल रही है कि the same concept can be applied in different kind of questions. अगर कोई अच्छा क्वेश्चन हमारे पास आता है, ठीक है, so these kind of questions and these concepts will really help you, especially if you are preparing for the JEE and competitive examinations. ठीक है, now let us try to do some more questions. And in this next question, we have been given a rectangular park. Breadth is 3 meter less than its length. Its area is 4 square meter, more than area of the park made in shape of isosceles triangle with its base as breadth of the rectangular park and of altitude 12 meter. तो जो ट्राइंगल है उसका जो बेस है वो किसके बराबर है, इसके ब्रेथ के बराबर है, जो रेक्टेंगुलर पार्क, और उसका ऑल्टीट्यूड, जो ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड है, दैट इज 12 मीटर। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। तो इस तरह की कुछ फिगर वी कैन ड्रॉ कि ये रेक्टेंगुलर पार्क हो जाएगा, ये ऑल्टीट्यूड है उस ट्राइंगुलर पार्क का, और जो इसकी ब्रेथ है वो इसका बेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा, अगर इसको हम x मान लेंगे, ठीक है, तो लेंथ है, लेंथ इज 3 मीटर मोर, क्योंकि ब्रेथ क्या है, 3 मीटर लेस, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, x + 3, ठीक है। नाउ वी कैन इक्वेट द एरिया जो कि कंडीशंस दे रखी है, एंड वी कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर। तो सबसे पहले इसमें अगर एरिया ऑफ ट्राइंगुलर पार्क की बात करेंगे, तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज हाफ इंटू x इंटू 12, तो 6x हो गया। हाँ और एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पार्क है x इंटू x + 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा x² + 3x। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इट्स एरिया इज 4 मीटर स्क्वायर मोर देन एरिया ऑफ द पार्क, तो पार्क का एरिया कम है, ठीक है। तो x², ट्रायंगुलर पार्क का एरिया कम है, x² + 3x, ये हो गया रेक्टेंगुलर पार्क। ये ट्रायंगुलर पार्क है, इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, 4, सो x² - 3x - 4 = 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यू कैन सॉल्व बाय एनी मेथड दैट फील्स कन्वीनियंट फॉर यू। सो यहाँ पे वी कैन फैक्टराइज, तो x - 4 x + 1 = 0, x = 4, x = -1, नेगेटिव हो नहीं सकता तो 4 ही हो सकता है। तो x = 4, जो कि ब्रेथ कितनी है, 4, लेंथ कितनी है, 4 + 3, तो लेंथ आ जाएगी 7 मीटर्स एंड 4 मीटर्स। ये आ जाएंगे हमारे पास फाइनल आंसर। So let's move on to the next question. A train travels 360 km at uniform speed. If the speed had been 5 km more, it would have taken 1 hour less. Find the speed of the train. स्पीड को मान सकते हैं x km/h, टाइम को मान लो t1, ठीक है, t1 आवर, बस उसका फॉर्मूला आके ट्राई टू प्रोसीड।
So whatever is given in the question, just follow that. यहाँ पे लिखा है if the speed had been 5 kilometer more, but now the speed is x kilometer per hour, right? So according to this, we know the distance is 360 kilometer. This should be equal to speed into time. So this time t1 equals 360 by x. Now when the speed is 5 kilometer more, now at that point of time, let us say the time taken is t2. So according to the question, this t2 is again, क्योंकि distance change नहीं हुआ है, distance is same. Still the train has to travel 360 kilometers. But now the speed is 5 kilometer more. Earlier it was x, nowadays x plus 5. अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो जो अब टाइम लगा है वो पहले से 1 घंटा कम है, ठीक है. सो इट सिंपली मीन्स उन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए. अब डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, अब इसमें ये टाइम कितना है, ये टाइम कम है, ये टाइम ज्यादा है. तो और यू कैन से कि जो टाइम है, और वी कैन राइट दिस एज t1 इक्वल्स, क्योंकि t2 जो है 1 घंटा कम है, तो t2 में हम 1 ऐड कर देंगे. यू कैन ऑल्सो डू लाइक दिस. सो वी विल हैव 360 by x equals 360 by x plus 5 plus 1, right? This should be the equation that will be there. So we can take 360 on this side, और उसके बाद हम इसको कॉमन ले लेते हैं. तो 1 by x minus 1 upon x plus 5 equals 1. 360 into x plus 5 minus x upon x square plus 5x, जो एलसीएम लिया है. यहाँ पे ये हो जाएगा 360, x और x खत्म हो गए, into 5 equals x square plus 5x. x square plus 5x minus 360 into 5 equals 0. We can write this as 9 into 40. So 40 into 9 into 5. Clearly देखो ये 45 बन रहा है, ये 40 बन रहा है. 45 minus 40 is 5. ठीक है. तो x square plus 45x minus 40x minus 360 into 5. ठीक है. तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है आपके पास एक फैक्टर बन जाएगा x plus 45, ठीक है. और जो दूसरा फैक्टर हमारे पास बन रहा है वो जाएगा x minus 40 इक्वल टू 0. ठीक है. तो यहाँ से आपके पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी. एक आ गया x इक्वल्स 40, x इक्वल्स माइनस 45, नेगेटिव कैन नॉट बी देयर, तो क्या होना चाहिए 40. तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर इज रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द ट्रेन. So this is the answer. So now we'll talk about the nature of routes. So nature of routes में क्या क्या चीज़ included है कि आपके पास ऐसा होता है, हो सकता है कि इक्वल रूट आ रहे हो, मान लो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, ठीक है. जैसे x माइनस 1 के होल स्क्वायर में आता है, सिर्फ एक ही रूट आता है, या दो डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हैं, या कोई भी रूट नहीं आ रहा है. तो हम रियल रूट्स की बात कर रहे हैं, है ना. कोई भी रूट नहीं आ रहा है तो वो चीज़ें कैसे पता चलेंगी, ठीक है. तो हम सारे केसेस देखेंगे 1 by 1 इसके अंदर, और उनका हम थोड़ा डायग्राम भी बनाएंगे कि किस तरह से काम होता है, ठीक है. अब यहाँ पे एक जो रोल आता है वो आता है डिस्क्रिमिनेंट का रोल. द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो हमारे पास है दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है. अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम केसेस ले द डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac. इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, अगर ऐसी कंडीशंस आती जाएं,
ये कंडीशंस लिखते रहो, विल ट्राई टू एलेबोरेट ऑन ऑल द कंडीशंस। तो अगर डी इक्वल टू 0 आ जाता है तो हमारे पास कंडीशन आती है कि रूट्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल रूट्स। ठीक है, और इसका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे तो यू विल गेट माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई टू ए। ठीक है, अब रूट डी है, डी जीरो हो गया तो रूट डी जीरो हो गया, तो प्लस माइनस ही जो दो डिस्टिंक्ट रूट थे उनको अलग अलग बनाता था, तो ये टर्म ही जीरो हो गया, तो अल्टीमेटली एक ही रूट आएगा माइनस बी बाई टू है। ठीक है, तो एक ही रूट आएगा, तो बेसिकली वो परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में बन रहा होगा, तो इसलिए हम उसको बोल देंगे इक्वल रूट्स। अब देखो एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, पहली चीज तो आप ये समझो कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, बस इस चीज को याद रखो जो अभी बता रहा हूँ मैं, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो जो ग्राफ होगा वो पैराबोला बनता है। ठीक है, मतलब पैराबोला बनेगा, या तो पैराबोला दो ही तरह का हो सकता है अभी इस वाले केस के लिए, या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, बस इतना ही याद रखो कि अगर ए पॉजिटिव हुआ तो ऐसा बनेगा, अगर ए नेगेटिव हुआ तो ऐसा बनेगा। ए पॉजिटिव का मीनिंग क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो ऐसे ऊपर मुंह खुलेगा इसका, और अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो इसका जो मुंह है वो नीचे की तरफ खुलेगा, बस इतना याद रखो। ठीक है, उसके बेसिस पे अब हम थोड़ा चीजें करना स्टार्ट करते हैं इसमें, कि ऐसा है तो ऐसा ग्राफ बनेगा और ऐसा है तो वैसा ग्राफ बनेगा। अब आपने जो क्वेश्चन किए होंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में और एग्जांपल्स में भी, उसमें आपको ग्राफिकली मीनिंग पता करना होता है कि रूट्स का मतलब क्या हो गया है ना, जीरोस क्या होते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है। अब देखो यहाँ पे जितनी बार जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कट करता है उतने नंबर ऑफ जीरो हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट वाले केस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो रूट्स आ रहे हैं वो रूट्स हमारे पास इक्वल रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का एक ही रूट आ रहा है। अब एक ही रूट आ रहा है तो इसका मतलब ये कर्व जो होना चाहिए, अगर मान लो ए पॉजिटिव हुआ, एक रूट सिर्फ इसी केस में आएगा जब टच करके जाएगा। ठीक है, अगर ए पॉजिटिव हुआ तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा, अगर ए नेगेटिव हुआ तो इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये चीज को बस याद रखो, अभी इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस नहीं आएंगी, पर ग्रेजुअली आप जब आगे चलोगे तो वहां पे बहुत सारी चीजें काम आने वाली है, स्पेशली इन द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। ए लेस देन जीरो पे ए हो जाएगा, तो टच करेगा, तो टच करेगा तो इसके पास सिर्फ एक ही रूट होगा, और यही कंडीशन हो जाएगी हमारे पास इक्वल रूट्स के लिए। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बन रहा है अभी बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है इसके बारे में, बस इतना ही देखो। अच्छा ठीक है, ये जो अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन होगा तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। ठीक है, बस इसका ये ग्राफ बनेगा, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं सोचना है। हाँ, अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे, क्योंकि मैथमेटिकली हमारे लिए बहुत चीज़ें आसान है, लेकिन हम ये थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि आगे काम आएगी। डी इक्वल टू अगर हमारे पास आ जाए डी ग्रेटर देन जीरो आ गया। ठीक है, डी ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा तो आप यहाँ देखो, डी ग्रेटर देन जीरो हो गया तो बी माइनस बी प्लस माइनस करके एक बार प्लस करके एक बार माइनस लेके दो रूट आएंगे अलग अलग। तो अब इस वाले केस में हम बोलेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अब इसमें रूट्स हो जाएंगे रियल और डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे हमारे लिए, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन होगा, अब पता लगाओ इसके रूट डिस्टिंक्ट है या नहीं, रियल है या नहीं, हमें रूट नहीं निकालने हैं, बस हमें पता लगाना है। तो हम डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे, सिर्फ जीरो आ गया इक्वल रूट, ग्रेटर देन आ गया जीरो, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अब इस वाले केस में अगर आप थोड़ा सा ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेना चाहोगे, ये ग्राफ के बारे में क्या कह सकते हैं, अब क्योंकि हमें पता है एक चीज कि रूट्स का मीनिंग क्या होगा, जितनी बार कट करेगा एक्स एक्सिस को, ठीक है, वही होगा रूट्स का मीनिंग। ठीक है जी, जितनी बार कट करेगा वही हो जाएंगे रूट्स। तो हम इस वाले केस में देखते हैं कितनी बार कट कर रहा है, दो रूट हैं तो दो बार कट करेगा। तो अगर मान लो ए पॉजिटिव हुआ तो हमारे पास ग्राफ ऐसा बन जाना चाहिए, अगर ए नेगेटिव हुआ ऐसा बन जाना चाहिए, तो जहां कट करेगा वही रूट्स होते हैं। तो ये दो रूट ये हो गए, दो रूट इसके हो गए, एंड दिस इज व्हेन ए इज पॉजिटिव एंड दिस इज व्हेन ए इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो जाएंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। लेट अस नाउ कम टू दी पार्ट 3। हमने डी लेस देन जीरो नहीं किया है, वी हैव डन डी इक्वल टू जीरो एंड डी greater than 0. So in the third, we have d, which we know is b square minus 4ac is less than 0.
अब d इज लेस देन जब 0 हो जाएगा तो अंडर के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अभी हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे उसमें कि नेगेटिव है तो आयोटा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, वी डू नॉट रिक्वायर दैट। बस हमको याद क्या रखना है, वी हैव टू जस्ट रिमेंबर कि जब d लेस देन 0 हो जाए तो हमारे पास क्या होगा, the quadratic expression or the quadratic equation does not have real roots, does not have real roots। जब उसके रियल रूट्स नहीं होंगे तो एक चीज थोड़ा ध्यान से समझो कि when it does not have real roots, so it simply implies it will not cut the x, it will not cut the x axis, तो ये x axis को कट नहीं करेगा। अगर x axis को कट नहीं कर रहा है तो आपके पास अगेन यहाँ पे दो केसेस बन जाएंगे। पहला चीज, एक ही बार ऐसा हो सकता है कि जब a पॉजिटिव हो तो यही एक केस ऐसा बनेगा यहाँ से यहाँ चला जाए, x एक्सिस के कोई लेना देना नहीं रहे। और दूसरा हो जाएगा जब यहाँ पे a लेस देन 0 हो जाएगा तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। बस ये याद रखो, जब d लेस देन 0 है और a पॉजिटिव है तो एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव, और जब a लेस देन 0 हो जाएगा और d लेस देन 0 है एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव। इन केसेस में कहीं भी ना टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, ना इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो ये इस वाले केस में जाएगा, इट डज नॉट हैव एनी रियल रूट्स। So let's do a question on the basis of nature of roots. So we have this quadratic expression. So find the nature of roots of the equation 3x square minus 2x plus 1 by 3 equals 0। तो यहाँ पे d निकालने के लिए सबसे पहले if you have to find the nature of roots, हमें d निकालना पड़ेगा। तो d निकालने के लिए we can also multiply the equation by 3, थोड़ा सा simplify हो जाएगा। We can also write this equation as 9x square minus 6x plus 1 equals 0। अब यहाँ पे we can find out d as b square minus 4ac। तो ये जो b square minus 4ac है, इस वाली इक्वेशन के लिए ये क्या हो जाएगा, b square minus 4ac, b square, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा b square, तो 6 square minus 4 इंटू a कितना हो जाएगा 9 और 1, तो ये हो जाएगा 1। तो 36 माइनस 36 इक्वल्स 0। अब क्योंकि हमको सिर्फ यहाँ बोला है फाइंड आउट द नेचर ऑफ रूट्स ओनली, ठीक है, तो वी नीड नॉट फाइंड आउट रूट्स, हम नेचर ऑफ रूट्स से निकालेंगे सिर्फ। अगर हमको बोला जाता अलग से कि फाइंड आउट द रूट्स ऑल्सो, तब हम रूट्स निकालेंगे। तो इफ d इक्वल टू 0, वी नो दैट वी हैव इक्वल रूट्स। तो ये जो आपको लिखना है equal roots, so this is the answer for nature of roots, right? So this is how we will solve questions on the nature of roots, right? So please do watch the video and try to understand the things and concept that we have discussed. So we will meet up again with some more concepts and some more questions. So till then, all of you, bye bye and take care.